बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार में। मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तीसरा बजट पेश किया और बहुत ही उम्मीदें लगाई गई, बहुत ही ऑप्टोमिस्टिक होकर ये बजट पेश किया गया है और कहा गया है कि इस बजट के असरात जो हैं अवामी सतह तक पहुँचेंगे। सवाल ये है कि क्या वाकई अवामी सतह तक पहुँचेंगे, तो कब तक पहुँचेंगे ये असरात। और आज ये प्रोग्राम में हम सारी की सारी बातें जो हैं वो अवामी बातें करने जा रहे हैं और GDP के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो अवाम है वो GDP से ही बेखबर है। उन्हें मालूम ही नहीं कि GDP का मतलब क्या होता है। और अवाम की इंफॉर्मेशन के लिए आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि GDP होता क्या है और GDP के असरात क्या होते हैं, मुल्क की GDP बढ़ती और घटती कैसे है, पाकिस्तान की GDP कहाँ है और अवाम पर इसके डायरेक्ट असरात किस तरह से पड़ेंगे। और साथ ही साथ IMF के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब शौकत तरीन साहब कहते हैं कि IMF के साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुज़ाकरात चल रहे हैं और IMF से जो हमने गुजारिशात की हैं वो भी IMF कबूल कर रहा है। अवाम के लिए हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि IMF है क्या और पाकिस्तान को हमेशा IMF के पास जाना क्यों पड़ता है। IMF की सख्त शराइत से पाकिस्तान किस तरह से निपट सकता है, क्योंकि IMF की शराइत बहुत ज़्यादा सख्त हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब पहले भी तनकीद कर चुके हैं, बल्कि साबिक़ जो वज़ीर ख़जाना हैं हफीज़ शेख साहब, उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शराइत जो है IMF की मानी। इस वजह से हमें मईशत में बहुत ज़्यादा जो है नुकसान का सामना करना पड़ा और मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा। हालांकि अगर अभी मईशत की बेहतरी की बातें हो रही हैं तो मेरा ख्याल है कि इसका क्रेडिट जो है हफीज़ शेख साहब को जाना चाहिए, क्योंकि शौकत तरीन साहब को आए हुए अभी सिर्फ 6 या 7 हफ्ते हुए हैं। और IMF को किस तरीके से जो है IMF से निपटा जाए, क्योंकि सलीम मांडवीवाला जो सेनेटर हैं, अपोजिशन रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका ताल्लुक है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को IMF ने अपने एजेंडे से ही निकाल दिया है। ये इस बात की बात है कि एजेंडे से निकाला है या नहीं, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि अगर एजेंडे से निकाल दिया गया है तो पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान किन मुश्किलात का शिकार हो सकता है। ये वो तमाम बुनियादी सवाल हैं जो हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नेट इंपोर्टर बन चुका है एक्सपोर्टर बनने के बजाय, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हम ज़राअत की एक्सपोर्ट किया करते थे वो अब हम नेट इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। और पाकिस्तान की आबादी जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ज़रूरी मसाइल जो हैं वो भी जन्म ले रहे हैं और हमें इस वजह से भी बहुत सी चीज़ें जो हैं इंपोर्ट करना पड़ती हैं। तो बुनियादी सवाल यह है, शौकत तरीन साहब कहते हैं कि डॉलर लाने पड़ेंगे मुल्क में, तभी मुल्क तरक्की करेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी तो तभी मुल्क तरक्की करेगा। तो सवाल यह है कि डॉलर आएंगे कैसे और एक्सपोर्ट बढ़ेगी कैसे। और गर्दिशी कर्जों के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि IMF की बात हो रही है तो कर्जों की भी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान के कर्जे जो हैं वो घटने के बजाय दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आवाम के जो इखराजात हैं वो कम हैं और जो हुकूमती इखराजात हैं वो आवाम के मुकाबले में ज़्यादा हैं। 360 अरब रुपए जो हैं 3,060 अरब रुपए जो हैं वो रखे गए हैं कर्जों और सूद की मद में। तो किस तरीके से अदायगियां मुमकिन होंगी और आने वाले वक्तों में जो है IMF के पास हमें ना जाना पड़े और कर्जों में किस तरीके से कमी आएगी, क्योंकि हुकूमत कहती है कि हमने कर्जों में कमी लाई है और बहुत से कर्ज अदा किए हैं, लेकिन अगर अपोजिशन के बयानात को भी देखा जाए और सारी एदाद शुमार को भी देखा जाए तो गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इस हुकूमत के लिए जाने वाले जो कर्ज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और G7 मुमालिक के इजलास के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि G7 मुमालिक का चीन के हवाले से सख्त रद्द अमल था, तो उसके जवाब में चीन ने भी बहुत ज़बरदस्त और करारा किस्म का जवाब दिया है। उसने कहा कि कोई मुल्क छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सब के सब बराबर होते हैं। किसी की मईशत कमज़ोर हो, किसी की मईशत तेज़ हो, वो सब बराबर हैं और छोटे गिरोह जो हैं अब वो दुनिया का फैसला नहीं कर सकते। और कल G7 मुमालिक का इजलास जारी रहा तो फ़लस्तीन के हवाले से भी सख्त किस्म का एहतजाज किया गया, लेकिन G7 मुमालिक के ऊपर जो है कान पर जूं तक नहीं रेंगी और फ़लस्तीन के हवाले से किसी किस्म का मौक़िफ़ भी जो है वो वाज़े नहीं किया जा सका। तो इन तमाम अमूर पर बात करेंगे और बात करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ आज मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब डॉक्टर नूर फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी अच्छी खासी महारत रखती हैं और साथ ही साथ तालीम के शोबे से भी वाबस्ता हैं। तो डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहिबा कि बजट आ गया और बड़ी ही बातें की गई, GDP के हवाले से भी बातें की गई, लेकिन हमारी आवाम जो है वो GDP से बेखबर है। GDP है क्या? जी थैंक यू सो मच हसन। GDP है क्या? GDP जो है वो एक साल के अंदर किसी भी मुल्क में या जो गिवन पीरियड होता है आपका कैलकुलेशंस का, उसके अंदर जो आपकी सर्विसेज होती हैं और आपकी प्रोडक्शन होती है
जो आप पैदा करते हैं सर्विसेज की सूरत में या कमोडिटी की सूरत में, उसको जब आप मोनेटाइज करते हैं पैसे के हवाले से उसको देखते हैं कि उसने आपको कितना पैसा दिया, उसको हम जीडीपी कहते हैं कि वो एक आपने कितना अर्न किया, कितना आपने बाहर भेजा और उसका आपको कितना पैसा मिला और कितना आपने डोमेस्टिकली उसको कंज्यूम किया। तो वो भी ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, अगर आप वो डोमेस्टिकली कंज्यूम नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट ये होगा कि वो आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, उस पर भी आपको पैसा देना पड़ेगा। सो 1 साल के अंदर जो आपके मार्केट वैल्यू होती है आपके गुड्स की और सर्विसेज की जो आप पैदा करते हैं, उसको कहते हैं जीडीपी 1 साल के अंदर। अब ये इसको कैलकुलेट जो है वो कैसे करते हैं कि आपकी जितनी भी कंजम्पशन है, जो आप कंज्यूम करते हैं, उसके साथ आप प्लस करते हैं इन्वेस्टमेंट को, कि आपको जो है गवर्नमेंट ने उसके अंदर इन्वेस्ट कितना किया है। वो जो इन्वेस्टमेंट होती है नेचुरली वो फिर आपकी कंजम्पशन को वो बढ़ा देती है। उसके साथ फिर गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है, ठीक है। उसके साथ फिर गवर्नमेंट स्पेंड करने के साथ साथ फिर आप इसको देखते हैं कि नेट एक्सपोर्ट आपका कितना हुआ है। नेक्स्ट एक्सपोर्ट जो है वो सबको जब आप मिला लेते हैं आपस में, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट, तो वो मिलके आपका जीडीपी बनता है। सही। डॉक्टर साहब, आपने जीडीपी कैलकुलेशन की भी बात की, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि ये जीडीपी बढ़ती कैसे है और घटती कैसे है, आवाम पे इसके बराह रास्त क्या असरात पड़ते हैं और हुकूमतों का इसके बढ़ने और घटने में क्या किरदार है? देखिए, अवाम का सबसे पहले तो ये देखें ना कि अवाम आपकी कंजम्पशन की बात मैंने सबसे पहले की है। तो कंज्यूम अवाम कहाँ से करेगी जब तक वो प्रोड्यूस नहीं होगा, नहीं करेगी। तो नेचुरली अवाम का बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक है कि जितना 1 साल के अंदर आप प्रोड्यूस करते हैं उतना ही अवाम को अवेलेबल है, क्योंकि उसी का पैसा अवाम के ऊपर लगना है। ये जो अभी आपने आई होप सो वो जो डेवलपमेंटल बजट है, जितना डेवलपमेंट आपने डेवलपमेंट के लिए जो आपने इसके लिए पैसा रखा, तो वो कहाँ से आया है? नेचुरली वो रेवेन्यू से आया है। और वो रेवेन्यू कैसे हुआ है कि आपने कंज्यूम किया है, तो आपने टैक्स दिए हैं जी। जो आपका टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो इस तरह से आपके पास आया है। अच्छा, अब आप ये देखें कि जीडीपी के जो मेन कंपोनेंट्स होते क्या हैं, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए सेक्टर्स कौन से होते हैं। जस्ट आपके नाजरीन के लिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, एग्रीकल्चर आपके मुल्क में किसी भी फॉर्म की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कितना प्रोड्यूस कर रही है, उसका जीडीपी के अंदर क्या शेयर है। मैन्युफैक्चरिंग कितना प्रोड्यूस कर रही है, अभी आप सुनते हैं ना कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंक्रीज हो गई है, तो वो कितना प्रोड्यूस कर रही है। आपकी इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है, आपकी सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस कर रही है। सही। ये बहुत मोटे मोटे 4 आपके फैक्टर्स हैं। 4 एलिमेंट्स इसके साथ आप जो 4 एलिमेंट है, उसके साथ आप जो रेवेन्यू देते हैं, टैक्स रेवेन्यू, तो टोटल आमदन का जरिया गवर्नमेंट के पास यही होता है। इसको जब आप एक जगह रख लेते हैं, उसके साथ आप इसको इक्वल करते हैं कि अब आपकी स्पेंडिंग आ जाए। स्पेंडिंग में आपके इंपोर्ट्स हैं, आपके करंटली जो गवर्नमेंट आपका मुल्क चला रही है, आपका पेट्रोल आ रहा है, आपके जो क्रेडिट्स पे चीज़ ले रहे हैं वो आपको देना है, और उसके साथ साथ तनख्वाहें हैं, और उसके साथ मेंटेनेंस है, और बहुत चीज़ें जो स्ट्रक्चर को चलाने के लिए, स्टेट चलाने के लिए होता है, वो आपका एक्सपेंडिचर है। अब आपका एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, और इनकम आपकी जो ये 4-5 सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं इससे कम हो गई, जो बीच का गैप है उसको कहते हैं डेफिसिट, आम अल्फाज में जी, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं जी। जब वो आपका जो है, इस वक्त भी वो 7% है आपका, जब वो आपका बढ़ जाता है 8%, 9%, तो इट इज टू मच, तो आप क्या करते हो कि आपको फिर IMF की जरूरत पड़ती है, जो कि पाकिस्तान की मोस्ट ऑफन 22 दफा आप जा चुके हैं IMF के पास। तो ये है सारा इसका ये जो आपने सारे के सारा बताया है कि प्रोडक्शन जो कॉस्ट बढ़ जाती है और इस तरह के जो जितने भी कैलकुलेशन की बताई हैं, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने प्रोडक्शन की भी बात की है, तो पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है, जिस तरह कि अभी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली नेट इंपोर्टर बनता चला जा रहा है। हमें एक्सपोर्टर बनना था लेकिन हम इंपोर्टर बनते चले जा रहे हैं। इसको किस तरीके से कम किया जाएगा, क्योंकि इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार तो कर दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि अब हम एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ाएंगे और उसकी तरफ किस तरह से जाएंगे।
देखिए एक्सपोर्ट्स जो हैं, एक तो ये है सन कि ये ओवरनाइट नहीं बढ़ सकता। हम हम्म। स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बट ये ओवरनाइट नहीं बढ़ता है। अब आप जो हैं इसको ओवर द डेकेड्स देखें कि हम्म। एक्सपोर्ट स्लोली स्लोली आपकी ख़ास तौर के ऊपर जब हमने नेशनलाइजेशन शुरू की थी इंडस्ट्री की, वो हमने बिल्कुल उसको इंडस्ट्रीज़ को की एफिशिएंसी को ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए, तो एक और एक्सट्रीम की तरफ हम चले गए हम्म। जिसमें हमने प्राइवेट मोनोपोली कर ली। तो इस तरह की चीज़ें हुई जिससे बैलेंस आउट नहीं हो सका। तो अब रिजल्ट ये हुआ है कि हमारे पास एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत उसके मुकाबले में जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर भी एक गैप आ गया। हम्म। उस गैप को गवर्नमेंट ने पूरा करने की कोशिश की है, जिसमें आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो हैवी मशीनरी खासतौर पे सीपैक के रेफरेंस से थी या और बाकी हम्म। वो कुछ कमी की गई है। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताऊं कि एक पब्लिक ड्राइव की ज़रूरत है। हम्म। पब्लिक को समझाने की ज़रूरत है कि ईच ऑफ द आइटम विच वी आर कंज्यूमिंग, चाहे वो आपका दूध हो, चाहे वो आपके कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो आपके जूस हो, जो बिल्कुल नॉर्मल डे टू डे की, मैं इवन पेरिशेबल आइटम्स की भी मैं बात करूं, वो नॉर्मल जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो जब आप ख़रीदते हैं बाहर से और पर से सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि, और पाकिस्तान की मे बी कि उसके अंदर स्किल प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा हो, ख़ासतौर पे दूध और इस तरह का आइटम जो है आप जब बाहर से लेते हैं तो ईच आइटम के ऊपर गवर्नमेंट को, स्टेट को जो पैसा देना पड़ता है वो फॉरेन एक्सचेंज में देना पड़ता है। तो नेचुरली आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी एक लिमिट है। उस फॉरेन एक्सचेंज जब आप उस पर वेस्ट करते हैं तो आपको और बहुत से फॉरेन एक्सचेंज के काम, जिसमें फ्यूल है, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। आपकी सारी गाड़ियाँ, आपके सारे जो एनर्जी है वो सब फ्यूल पे चलती है और वो फ्यूल के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फिर आपके पास वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचता है। सो इसलिए जो है आपका कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई है, और ख़ास तौर पे कंजम्पशन कब से बढ़ी है, जब से आप 2000 का डेकेड देखते हैं, जिसमें आपने जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको एक्सपेंशन कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ आपने बॉर्डर्स को ओपन कर दिए, इनफ्लक्सेस कर दिए चीज़ों के। आपने देखा है ये ख़ास तौर पे पावर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस इस सूरत में भी आ गया कि आपने अब जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस थी वो बहुत ज़्यादा तादाद में और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पाकिस्तान में आ गई, लेकिन आपने उनको चलाने के लिए भी एक बटन को ऑन करना पड़ता है जिसको पावर कहते हैं, वो आपने ऐड नहीं किया। तो रिजल्ट ये हुआ कि हम डेफिसिट होते चले गए। तो ये एक पॉलिसी होती है जिसको बैलेंस स्ट्राइक करना होता है, किसी भी एक्सट्रीम पे आपको नहीं जाना होता, जिसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डाइवर्सिफाई करें, न्यू मंडियां, जैसे न्यू मार्केट्स कहते हैं उसको, आप नई मंडियां तलाश करें। उसको आप बहुत अच्छी पॉलिसी इस वक्त ये हो रही है कि आप साउथ एशिया पे भी अपने रीजन पे प्रोएक्टिव हो रहे हैं। आप रशिया के साथ रीओरिएंटेशन ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी हो रही है। चाइना के साथ सीपैक की वजह से डेवलपमेंट हो रही है। प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी हूँ तो इस तरह की चीज़ें हैं जिससे आप डाइवर्सिफाई खुद को कर सकते हैं। आईटी सेक्टर हमारा बहुत ही पोटेंशियल है। आईटी सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो जो 41.4% मैं देख रही थी कि प्रीवियस ईयर से इस साल में आपका आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ा है। इट मीन्स कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल। उसको गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है ताकि जो कोविड के अंदर जिसने ग्रो किया है आप उसको ज़्यादा फोकस करें ताकि आपको फर्दर उसके अंदर, तो हमें देखना है कि हमारा पोटेंशियल किस चीज़ में है। अब आप एग्रीकल्चर को लेकर आ रहे हैं आगे, बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर से आपकी अपनी डोमेस्टिक नीड भी पूरी होनी चाहिए और अगर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जो कि अब वीक हुआ है। डॉक्टर साहब, जैसे आप ज़राअत की बात कर रही हैं कि इस पे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड था लेकिन अब नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो नेट फूड इंपोर्टर है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात ये है कि आबादी भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और जो हमारी ज़राअत है वो पीछे चलती जा रही है, क्योंकि जहाँ भी देखा जाए वो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, कब्ज़ा माफिया भी वहाँ पर मौजूद है और फिर हुकूमतें कहती हैं कि हम इनसे भी लड़ेंगे, हम उनसे भी निपटेंगे, हम ज़राअत को भी बढ़ाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऑप्टिमिस्टिक सोच तो बता दी जाती है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता। देखिए, एक बात बहुत अच्छी आपने इंडिकेट की है जो कि हम सबको सोचने की बात है, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। आप यहाँ 7% 8% भी हमारे यहाँ जो है ग्रोथ रही है, लेकिन इट इज़ इटन अप बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन अगर आप 1.5 to 2 रखते हैं
जो परसेंट है, तो उसमें आप रीज़नेबली ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको 5 टू 6% जीडीपी चाहिए। लेकिन जब आप 3% से ऊपर चले जाते हैं, तो नेचुरली वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहता। और ये एक मेजर सही, ये एक मेजर मसला है। डॉक्टर साहब, अब आबादी के हवाले से भी आप बात कर रही थी कि आबादी को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकें। एक ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन, वापस आएंगे तो बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से कि हमें आईएमएफ के पास क्यों जाना पड़ता है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी जीडीपी के हवाले से कि जीडीपी बढ़ती कैसे है, घटती कैसे है, और अवाम जो है वो इससे बेखबर हैं। उन्हें तो सिर्फ महंगाई से सरोकार है कि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात और अशियाँ हैं वो किस तरीके से पूरी होंगी और उनकी ज़िंदगी किस तरीके से बेहतर होगी। और ये जो अच्छे मुस्बत मुआशी इशारियों की बात की जाती है और बात की जाती है कि हमारी मैशत बढ़ती जाली जा रही है, जीडीपी बेहतर होती चली जा रही है और हम तरक्की की तरफ सफ़र कर रहे हैं, इनके अच्छे नताइज आवाम तक का पहुँचेंगे। डॉक्टर नूर फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि हमने जीडीपी के हवाले से बात की कि जीडीपी क्या है, इसी तरह आईएमएफ की भी बात करते हैं कि आईएमएफ से भी अवाम बड़ी बेखबर हैं। उन्हें नहीं पता कि आईएमएफ है क्या। अवाम सिर्फ यही जानते हैं कि बस कर्जे उनसे लिए जाते हैं और पाकिस्तान के कर्जे बढ़ रहे हैं। जी, जी। आईएमएफ जो है, ये एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। हम्म। एक्चुअली मेरी आवाज़ खुद तो इको हो रही है। आपको ठीक आ रही है आवाज़? जी जी, बिल्कुल सही आ रही है मुझे। आज ठीक। तो ये एक फंड है और इसको कायम किया गया था 1944 के बाद, जब जिसको ब्रेटन वुड कहते हैं। और ये 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक वर्ल्ड बैंक है, एक आईएमएफ है। और वर्ल्ड बैंक भी आपको कर्ज देता है, लेकिन उसकी नोयत के नेचर भी उसकी डिफरेंट है। वो आप सेक्टोरल डेवलपमेंट के लिए देता है। जो आईएमएफ आपको कर्ज देता है उसकी डिफरेंट है। मोस्टली आईएमएफ आपको देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, जहाँ आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत बढ़ जाता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को आपको डील करने के लिए सिचुएशन यहाँ आ जाती है कि इंटरनेशनल क्रेडिटर्स जो हैं वो आपको क्रेडिट पे कोई चीज़ नहीं देंगे, आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। और अमलफाज में जो इंटरनेशनल आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन उसके अंदर आप क्रेडिबिलिटी आपकी जो है वो हर्ट हो जाती है, क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है, ताकि आप इंटरनेशनली इकोनॉमिक डील्स कर सकें दुनिया के साथ। सही सो सही। उस सूरत में ये मैंडेट है आईएमएफ का कि वो आपको आपकी एप्लीकेशन को, आप जो उसको डोर को नॉक करते हैं वो सुनेंगी, आपके कंडीशंस को देखेगी और उसको एनालाइज करेगी। उसके बाद आपके साथ नेगोशिएट करेगी। लेकिन नेगोशिएशंस के अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस पहले बोरिंग स्टेट इन केस ऑफ पाकिस्तान और किसी भी बोरिंग स्टेट को वो बताते हैं कि हमारी ये कंडीशंस हैं। अब ये बोरिंग स्टेट की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, उसके अपने मसल्स होते हैं कि वो उनके साथ किस हद तक नेगोशिएट कर सकती है टर्म्स एंड कंडीशंस को। क्या वो हार्डर टर्म कंडीशंस को ले सक रही है या वो उनको सॉफ्ट करने में कामयाब हो जाती है, ताकि वो लोन की जो इम्प्लीकेशंस हैं, उनकी जो कंडीशंस के इम्प्लीकेशंस हैं वो आम बंदे के ऊपर ना आए। सो ये एक स्टेट जाती है आईएमएफ के पास, आईएमएफ आपके पास नहीं आता है, आप जाते हैं। सही, और यानी आप हमें उनको हमें लड़के आईएमएफ के बुलाते पास हैं जाना है और और अप्लाई आईएमएफ करते हैं। जिस तरह फंक्शन कर रहा है वो सारा तो आपने बता दिया। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि पाकिस्तान को हमेशा आईएमएफ के पास क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि हमें पिछली हुकूमतों की वजह से आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। पिछली हुकूमतें भी आईएमएफ के पास जाती थी, उन्होंने इतने कर्जे ले लिए, अब हमें भी आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान को हर दफ़ा क्यों आईएमएफ के पास जाना पड़ता है? देखिए, हम टोटल अभी तक 22 दफ़ा जा चुके हैं, विच इज़ टू मच। जी। बिल्कुल सिंपल अगर मैं आपको अपनी अपनी एक एनालिसिस दूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ॉर्मूला है, हम्म। वो फ्लॉड है। हम्म। उसमें कमी है और उसको उसको एड्रेस नहीं किया गया। टाइम एंड अगेन आपको इसलिए जाना पड़ रहा है। हम्म। अब ये तो है रीज़न्स मैं बता रही हूँ। हम्म। लेकिन जो उसके इंडिकेटर्स होते हैं वो यही होता है कि आपके पास ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है, आपका जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो रिजल्ट है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता, आपका फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है, आपका करंट अकाउंट दोनों को मिला के डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है। तो रिजल्ट होता है कि मैंने जैसे कहा कि आपकी क्रेडिबिलिटी का इशू होता है, फिर इंटरनेशनली इकोनॉमिकली आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो फिर आप उनके पास जाते हैं। लेकिन फ्लॉड कैसे है, अगर मैं इसकी तरफ आऊँ तो आप देखिए कि हम जो लोन लेते हैं अभी तक,
अगर आपने 22 दफ़ा लोन लिया है, उसकी कंडीशंस को अगर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता लोन की और उसमें सस्टेनेबिलिटी ली जाती, तो हम्म। प्रोबेबली आपको 10 से ज़्यादा दफ़ा भी ना जाना पड़ता। हम्म। होता ये है कि हम लोन लेते हैं, उसके बाद आप कुछ अरसे के बाद सुनेंगे कि आपके पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हम्म। जो आप अभी भी सुन रहे हैं। जी। ठीक है, मशीनरी इंपोर्ट होती है, आपको एक फिजिकल स्पेस मिल जाती है, आपको दुनिया को एक एक क्रेडिबिलिटी नज़र आती है, इन्वेस्टर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। अच्छा जी, टाइम एंड अगेन ये 2000 के डेकेड में भी हुआ है हम्म। कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आप चेक करें, मैं इसको देख रही थी अपनी स्टडी के लिए कि ऐसा क्या एलिमेंट है जो कि सारे आप ग्रोथ में आप देखते हैं और फिर वो एंड अप हो जाता है। तो हम्म। वो आपको मिलता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, लार्ज स्केल में आप पैसा इस्तेमाल ज़्यादा करते जा रहे हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं। अच्छा, वो आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि अब ये ग्रोथ आपकी बढ़ने लगी है, या जिसको हम कहते हैं कि शरय नमू, या जिसको आप कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट, वो बढ़ हम्म। जाता है। हम्म। अच्छा, अब हम रिलैक्स हो जाते जी। हैं कि अब ये हम चला भूल गया। जाते हैं कि अब हमने वो रिजल्ट है कर्जे कि वापस आपने भी उसे करने हैं। मेंटेन करना होता है, और हम इंतजार करते हैं कि वो जो ग्रोथ का एलिमेंट बड़ा है वो इतना नीचे आ जाए कि हम्म। फिर आप आईएमएफ के पास पहुंच जाए। सही। तो यहाँ एक फ्लॉ मुझे नजर आता है पर्सनली। यानी हमें हम भूल जाते हैं कि हमने कर्जे भी अदा करने हैं और दीगर जो हमारे मामलात हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे सेनेटर हैं सलीम मांडवी वाला साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आईएमएफ ने अपने एजेंडे से ही निकाल दिया है। मेरा इस सवाल इस उनकी स्टेटमेंट से उस तरीके से सरोकार नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आईएमएफ पाकिस्तान को अपने एजेंडे से अभी निकाल देता है और ये बात सही है, तो पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, सो मैं वो तो नहीं रिस्पॉन्ड कर उनके पाऊंगी, बट कॉन्टेक्स्ट ये को मैं हम ले आपको ही नहीं रहे। टेक्निकली मैं जो मैं आपसे ये जान अंडरस्टैंड कर रही हूँ। जी जी मैंने यही जी जी गुजारिश की कि जी जी। उनके कॉन्टेक्स्ट को हम नहीं ले रहे। वो एक सियासी तौर पर, सियासी हाँ बयान के जी तौर जी, पर भी उन्होंने कहा। सही लेकिन सही। अगर आईएमएफ पाकिस्तान को अपने एजेंडे से निकाल देता है, उनकी बात सही है, तो पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, इट इज़ वेरी अनलाइकली। हम्म। ठीक है, जहाँ तक मैं जितना समझती हूँ और जो मेरी इसमें एनालिसिस है, ऐसा नहीं होता। आईएमएफ उतना ही आप आईएमएफ के मेंबर हैं जितना कि कोई और मुल्क, चाहे वो बड़ा है या छोटा है। हम्म। इकोनॉमिकली मैं बात कर रही हूँ, अदरवाइज तो स्टेटस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, रिलेशंस के अंदर एक जैसा स्टेटस है सारे मुल्कों का, तो आप उनके मेंबर हैं। आईएमएफ का एक पर्टिकुलरली मैंडेट है, और हम्म। मैंडेट ये है कि जब भी कोई मुल्क, दुनिया का कोई मुल्क, जब वो इस हालत में होता है जहाँ उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ रहे हैं, जहाँ उनको डेफिसिट के क्राइसिस आ रहे हैं, जहाँ उनको इकोनॉमिक सर्वाइवल का प्रॉब्लम आ रहा है, आईएमएफ का मैंडेट है कि आईएमएफ उसको रिफ्यूज देगा, उसको हेल्प करेगा और हम्म। उनको मॉनेटरी और फाइनेंशियल हेल्प उसको दी जाएगी। सो पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी इंगेज विद आईएमएफ। हम्म। पाकिस्तान की बहुत अभी जो नेगोशिएशंस हो रही हैं आफ्टर बजट भी, मेरे ख्याल में ये आउट ऑफ प्लेस है, इसको बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जब आप उनसे नेगोशिएट कर रहे थे। और जब भी हमें नई किस्त लेनी है तो उसमें नेगोशिएशन का कोई क्वेश्चन नहीं है, उसमें आपकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन होती है। इट्स ओके अगर गवर्नमेंट इस काबिल है कि वो आप उनसे, गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है उनकी अपनी कंडीशंस उनको बताने के लिए कि जी हम यहाँ तक पूरा कर सकते हैं और इसके बाद हम नहीं कर सकते। बट हैविंग सेड दैट, स्टिल दैट इज एंगेजमेंट। सही आपकी मुज़ाकरात एंगेजमेंट की है बात उनके साथ, है। डॉक्टर ऐसा साहिबा, नहीं, मुज़ाकरात की ऐसा बात नहीं है। होता। शौकत तरीन साहब भी कहते रहे कि हमारे मुज़ाकरात जो उनके साथ चल रहे हैं, हम उनकी शराइत बहुत ज़्यादा सख्त थी। हफीज़ शेख साहब ने जब उनसे मुआहदे किए थे तो उन शराइत में भी नरमी की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ये मामलात तय पा जाएँ। हमने बहुत डिटेल बात किया IMF के हवाले से, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है तो G7 इजलास की भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि G7 ममालिक का इजलास हुआ और उन्होंने बहुत सी उसमें बातें की। बहुत अहम इजलास था। चीन के हवाले से भी उन्होंने बातें की और पाबंदियों के हवाले से भी। तो चीन का उसके ऊपर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मौक़िफ़ और जवाब सामने आया कि उसने कहा कि कोई मुल्क छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, उसकी मैशियत बेहतर हो, मैशियत गिर रही हो, सब के सब बराबर होते हैं। एक छोटा गिरोह जो है वो पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। तो चीन के किरदार को किस तरह से देख रही हैं और G7 ममालिक के इजलास को किस तरह से देख रही हैं?
देखिए, उन्होंने जहाँ क्लाइमेट चेंज की बात की है, कोविड की वैक्सीनेशन की बात की है और डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करने की बात की है कि वो कोविड के अंदर उनकी वैक्सीनेशन में हेल्प करना चाहते हैं पेंडेमिक को ख़ास तौर पे, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि इट विल इक्वली अफेक्ट एवरी हम्म। नेशन। और फाइनेंशियल इफ़ेक्ट भी आता है, इम्पैक्ट आता है। जब आप कंज़म्पशन कम कर देंगे तो फिर नेचुरली उनकी मार्केट कहाँ जाएगी। हम्म। जहाँ तक बात है कि चाइना की बात है, तो वो उन्होंने बड़ा ओपनली ये चीज़ डिस्कस की है कि चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड जो है प्लान, ये इसको कैसे एनकाउंटर किया जाएगा। और यूएस की तरफ से बड़ा स्ट्रांगली आया है कि ये एक डेट, उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, उसके लिए पहले भी होता है चाइना की इन्वेस्टमेंट के लिए, कि ये एक डेट डिप्लोमेसी है जो कि मुल्कों को डेट के अंदर ले जाएगी। और उसकी लेबर के लिए भी उन्होंने बात की है कि वो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो उसमें जो लेबर का रोल है, वो लेबर को बहुत एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से यूज़ किया जाता है और वो ख़त्म होना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली एक प्लान को डिवाइस करने की इंटेंट शो की है, जिसमें वो इन सबको इस चाइना के पूरे जो बढ़ती हुई मार्केट डोमिनेशन है, इन माय व्यू, वो कैसे एनकाउंटर करें और उसके लिए एक कैसे प्लान तैयार किया जाए। अब ये तो था उनकी इंटेंशन, ज़ाहिर है कि डिटेल्स तो बहुत बाद में आएंगी, लेकिन जो एक इंटेंट या स्टेटमेंट होती है, जो आप अपना माइंड शो करते हैं, G7 ने शो किया है। और उसके ऊपर लंदन में ही जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं चाइनीज़ एम्बेसी के, उन्होंने वहाँ इमीडिएटली एक रिएक्ट किया है, जो कि नेचुरली समझ में आती है बात। और उन्होंने ये कहा कि जी कोई मुल्क भी हाँ, कोई मुल्क भी बड़ा या छोटा नहीं होता, एक मुल्क मुल्क है, ज़ाहिर है। और जब आप इस तरह से इकट्ठे होके एक ग्रुप बात करेगा चाइना के लिए, तो उन्होंने ये रिएक्ट किया है कि कोई भी ग्रुप जो है वो आपको डोमिनेट नहीं कर सही, सकता। कोई ग्रुप डोमिनेट और नहीं कर एक सकता, ये चाइना का आइंदा आने वाले ग्रुप वक्तों में है, नताइज पता चल छोटा जाएंगे। ग्रुप है ये। मैं डॉक्टर साहब सिर्फ एक लाइन का जवाब आपसे चाहूंगा फ़लस्तीन के हवाले से, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। फ़लस्तीन के हवाले से कोई बात नहीं की G7 ने, हालांकि बाहर बहुत बड़ा इजलास के बाहर एहतजाज भी होता रहा। That is very strange actually, coming out from this G7 countries, जो कि इस वक्त दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी और इन्वायरमेंट और पेंडेमिक की बात कर रहे हैं। और जो बर्निंग पार्ट, जो जहाँ लोग 250 लोग जो है वो मर गए, उनको वो उसके ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। और ये दैट शोज़ के दुनिया की जो पावरफुल जो इस वक्त ग्रुप्स हैं, या जो दुनिया की पावर है, वो इस इशू को कैसे देख रही है और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट कहाँ लाई करते हैं। कुछ ना कहना भी उनका एक बहुत बड़ी पॉलिसी को इंटेंट थी, वाजे जो कर कि रहा है। नज़र आई है। जी। सही, कुछ ना कहना भी बहुत बड़ी पॉलिसी को वाजे कर रहा है। फ़लस्तीन के हवाले से G7 ममालिक का किरदार बहुत ज़रूरी था, जिसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की। चीन ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया। और पाकिस्तान के मईशत के हवाले से तो हमने बात की ही की है, GDP के हवाले से बात की, IMF के हवाले से बात की। बस दुआ यही है कि पाकिस्तान के लिए जो बजट बनाया गया है, जो उम्मीदें उससे वाबस्ता की गई हैं, वो अल्लाह करे कि हर सूरत में पूरी हों और उसके नताइज जो हैं वो अवाम तक पहुँचें और अवाम जो है पाकिस्तान के वो खुशहाल हों, बल्कि पूरी दुनिया के अवाम खुशहाल हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।